हेलो एवरीवन। सो आज हम चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो वर्ड है सिक्योरिटी, काफ़ी मल्टी डायमेंशनल वर्ड है। मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, यानी इसका मल्टीपल मीनिंग्स। आप सिक्योरिटी किस चीज़ से बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके से थ्रेट, एक अगर आप बात करते हैं एक नेशन स्टेट की सिक्योरिटी के बारे में, तो नेशन स्टेट को किसी दूसरे नेशन के द्वारा वॉर के द्वारा डराया जा सकता है, थ्रेट दिया जा सकता है। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन को क्या थ्रेट हो सकती है सिक्योरिटी थ्रेट? कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो सकती है। कोई थेफ्ट हो सकता है, उसके लिए थ्रेट। ठीक है, उसके लिए थ्रेट क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर उसके लिए थ्रेट हो सकता है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, उसके लिए पॉवर्टी एक थ्रेट हो सकता है, गरीबी एक थ्रेट हो सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एंड मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है। तो लेट्स एक्सप्लोर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। कि कोर डेफिनेशन होता क्या है सिक्योरिटी बेसिकली। तो सिक्योरिटी क्या होता है? तो एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल सिक्योरिटी मींस फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझते हैं तो सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। तो मतलब ये थ्रेट क्या चीज होता है बेसिकली? डर। ठीक है, ये जो डर है, अब मैंने बताया ना कि अगर एक नेशन स्टेट की बात करें, अगर हम एक देश की बात करें, तो देश को किस चीज से डर हो सकता है? देश को डर हो सकता है एक वॉर होने से। एक वॉर ना हो जाए, कोई सिविल वॉर ना हो जाए। ठीक है, इन सब चीजों से डर हो सकता है देश को। इंटरनल या एक्सटर्नल तरीके से कोई मतलब कोई इन डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो जाए। पर एक इंसान को किस चीज का डर हो सकता है? इंसान को डर से हो सकता है उसकी हेल्थ खराब ना हो जाए। ठीक है। और उसको उसके घर पे कोई चोरी ना हो जाए, थेफ्ट ना हो जाए। ठीक है। उसको कोई मतलब वो सडनली उसका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पर्सनल एक्सीडेंट। तो थ्रेट जो होता है वो नेशन स्टेट और ह्यूमन से डिफर करता है। तो थ्रेट का जो हम डेफिनेशन होता है और सिक्योरिटी का जो कोर डेफिनेशन होता है, वो दो अप्रोच से हम उसको डील कर सकते हैं। एक तो नेशन स्टेट के अप्रोच से, एक ह्यूमन के अप्रोच से। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आप बात करते हैं पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, गरीबी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक तरीके का थ्रेट है। इससे ज्यादा लोग मरते हैं एज कम्पेयर टू वॉर। ठीक है, गरीबी से ज्यादा लोग मर रहे हैं आज एज कम्पेयर टू द वॉर। एक वॉर से जितना लोग मरते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग गरीबी से अफ्रीका और जैसे देश में क्या कहता है कॉन्टिनेंट में लोग मरते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे उन सारी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी को। ठीक है। हाउएवर नॉट एवरी थ्रेट काउंट एज अ सिक्योरिटी इशू, इट इज टिपिकली रिस्ट्रिक्टेड टू थ्रेट दैट endanger द कोर वैल्यू ऑफ अ कंट्री और इट्स पीपल। ठीक है। तो पहले हम देखिए ट्रेडिशनल वैल्यू वाली सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो कोर वैल्यू है, ये कोर वैल्यू कहता है कि अब हर चीज तो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकती ना। आप घर से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ये घर आप बैठे हुए हैं, आपके ऊपर पंखा गिर गया। तो हर चीज को हम सिक्योरिटी थ्रेट अगर कंसिडर करने लग जाए तो ये इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमने डिसाइड किया कि कोर वैल्यू। तो कोर वैल्यू क्या क्या होती है? तो जैसे अगर नेशन स्टेट की बात करें तो नेशन स्टेट की क्या, अगर उसकी सॉवरेनिटी हर्ट होगी, ठीक है, उसकी सॉवरेनिटी हर्ट हो जाएगी, तो उसका कोर वैल्यू हर्ट होगा। ठीक है, उसकी फ्रीडम जो है, फ्रीडम है उसकी, पीपल की फ्रीडम, वो हर्ट हो गई। ठीक है, मतलब अगर कोई कंट्री उसके ऊपर अटैक कर देता है, वॉर कर देता है, तो क्या उसकी सॉवरेनिटी हर्ट होगी? बिल्कुल हर्ट होगी। सॉवरेनिटी का मतलब ही होता है सेल्फ रूल। ठीक है, सेल्फ गवर्न। तो अब डायरेक्ट अगर कोई दूसरा कंट्री अटैक करता है तो उसकी सॉवरेनिटी पर डायरेक्ट अटैक होगा, उसकी फ्रीडम पर डायरेक्ट अटैक होगा। तो हमने किसी किसी कोर वैल्यू को सेटअप कर दिया है। जैसे इसमें एक हम कोर वैल्यू में एक और लेते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई कंट्री एक कंट्री पे वॉर छेड़ता है तो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी तो वो कहता है डायरेक्ट उसको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपका एक कंट्री है, ठीक है, सपोज कीजिए कंट्री है ए, ठीक है, और दूसरा कंट्री है बी, तो अगर बी ने ए पे वॉर इन्वेड कर दिया, अगर इन्वेड कर दिया इस कंट्री को ए को, तो अब क्या हुआ? इसकी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, जिसने अब इसमें जो इनके लोग हैं, इन्होंने एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था, सॉवरेन गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था, ये इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इसको वायलेट ही तो कर रहा है। इसको वायलेट ही तो कर रहा है अभी। तो ये अगर जब वायलेशन इस तरीके का होगा, कोर वैल्यू का वायलेशन होगा, ठीक है, तो उसको हम सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं नेशनल लेवल पे। ठीक है, हम यहाँ नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे करेंगे। की कंडीशंस आते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट सो ग्रेव दैट इफ वी डू नॉट समथिंग टू डील विद देम द कोर वैल्यूज वुड बी डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। कहता है कि अगर हम कुछ इनके बारे में नहीं करेंगे तो कोर वैल्यू इतना ज्यादा डैमेज हो जाएगा, उस हद तक डैमेज हो जाएगा जब तक हम उसका रिपेयर तक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखिए मैंने बोला ट्रेडिशनल नोशन में हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करेंगे और इंटरनल सिक्योरिटी को देखेंगे, और नॉन ट्रेडिशनल नोशन में हम ह्यूमन और ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में देखेंगे। क्योंकि आजकल आप सुन रहे होंगे साइबर वॉर होता है, ठीक है, प्रॉक्सीज़ वॉर होता है, ठीक है? तो आजकल जो वॉर की जो डायमेंशन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। देयर वाज़ अ टाइम जो जब ऐसा होता था कि कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करती थी। नाउ दोज़ टाइम्स आर गॉन, ठीक है? अब क्या होता है, कंट्री एक कंट्री में बैठे-बैठे दूसरे के उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर देती है और कंट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो वो भी एक तरीके का वॉर होता है। ठीक है। नाउ कम्स टू ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल थ्रेट क्या होता है, ठीक है? ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम मिलिटरी थ्रेट फ्रॉम अनदर कंट्री। पर सबसे बड़ा डेंजर अभी भी स्टिल क्या है? मिलिटरी थ्रेट है फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर एक कंट्री दूसरे पे इन्वेड कर देगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम बहुत रिसेंट वाला, ठीक है? रशिया ने जैसे यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, ठीक है? रशिया ने क्या करा? यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, क्योंकि यूक्रेन नेटो जॉइन करना चाहता था। नेटो क्या होता है? ये भी एक मिलिटरी अलायंस होता है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में इस चैप्टर में, ठीक है? तो रशिया ने क्या किया? यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। इससे क्या होता है? ये डायरेक्ट उसने उसके मिलिटरी थ्रेट ये है दूसरे कंट्री यूक्रेन को लेके, और यूक्रेन की नेशनल सॉवरेनिटी को, यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रशिया ने डायरेक्ट वायलेट किया, ठीक है? तो अब उससे डील करने के लिए क्या-क्या सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, हम कंपोनेंट डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हो जाता है तो उससे क्या-क्या डील हम कैसे करते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है उससे रिलेटेड। सबसे पहला है डिटरेंस।
प्रिवेंटिंग वॉर बाय रेजिंग द कॉस्ट फॉर द अटैकर्स। ठीक है, डिटरेंस का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि वॉर को प्रिवेंट किया जा सके और अटैकर को बताया जा सके, अटैकर को जो अगर कंट्री कोई अटैक करने के बारे में सोच रही है तो उसको जो वॉर का कॉस्ट है उसके लिए इतना बढ़ा दो कि वो वॉर कर ना पाए, अफोर्ड नहीं कर पाए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हम देखते हैं, ठीक है? तो आज पाकिस्तान को भी पता है कि यार अगर हम फुल स्केल वॉर पे जाते हैं इंडिया के साथ, तो हम बर्बाद हो जाएँगे। हम इकोनॉमिकली हम पूरी तरीके से रूइन हो जाएँगे। हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो रूइन हो जाएगी कंप्लीटली। देखिए इंडिया कहीं तक तो रिकवर कर भी लेगा क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान रिकवर नहीं कर पाएगा अगर पाकिस्तान फुल स्केल वॉर पे अगर आज चल जाता है इंडिया के साथ तो। ठीक है? तो आप जो वॉर का कॉस्ट है वो आप इतना बढ़ा दें कि सामने वाला अफोर्ड नहीं कर पाए आपसे वॉर करना। ठीक है? फिर आता है डिफेंस। लिमिटिंग और एंडिंग वॉर ब्रेक्स आउट। ठीक है कि डिफेंस आप अगर अगर वॉर होता है, अगर कंटिन्यूअसली वॉर हो जाता है तो उसको आप डिफेंड कीजिए अपनी कंट्री को। आप छोड़ थोड़ी सकते हैं, सरेंडर करने का भी ऑप्शन होता है, पर अगर या तो आप सरेंडर कर दीजिए, पर वो ऑफिशियल पॉलिसी में नहीं होता है। आप डिफेंड करते हैं अपनी कंट्री को, ठीक है? जैसे इंडिया ने कब करा डिफेंड? इंडिया ने 1999 में डिफेंड करा, ठीक है? अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जब पाकिस्तान ने वायलेट किया, ठीक है? और उससे पहले इंडिया ने 1947 से 48 में करा वो इंडिया अपनी को डिफेंड, ठीक है? फिर बैलेंस ऑफ पावर क्या आता है? मेंटेनिंग पैरिटी विद द राइवल नेशंस, बिल्डिंग मिलिट्री। अगर आप देख रहे हैं कि रीजन में कोई एक बड़ा-सा कंट्री है या कोई बुली है, जो आपको बार-बार कंट्रीज़ को बुली करता है या चिढ़ाता है, मतलब अपना डोमिनेंस दिखाने का ट्राई करता है, तो आप क्या करिएगा? आप राइवल नेशंस के आप अपनी-अपनी मिलिट्री धीरे-धीरे बिल्ड अप कीजिएगा ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो रीजन में बना रहे, मेंटेन रहे। ठीक है? इसके लिए बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए एक और टूल का इस्तेमाल होता है, अलायंस बिल्डिंग। जिसे कहते हैं कोलिशन ऑफ स्टेट्स टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट थ्रेट। जैसे नाटो बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है? ये एक मिलिट्री ब्लॉक है, ये एक मिलिट्री ब्लॉक है। ये जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा लीड किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक मिलिट्री ब्लॉक है जिसको यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा लीड किया जाता है। अगर इन इसी नाटो के किसी भी मेंबर्स पे अगर किसी बाहरी फोर्सेस ने अटैक करा, तो नाटो पूरा का पूरा ग्रुप उसके ऊपर अटैक करेगा, कलेक्टिव अटैक करेगा। उसी ग्रुप को यूक्रेन जॉइन करना चाहता था और रशिया नहीं चाहता था कि रशिया के बॉर्डर तक यूक्रेन पहुँच जाए, नाटो पहुँच जाए। तो इसलिए रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को। ठीक है? अब पढ़ते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इंटरनल थ्रेट्स के बारे में। ठीक है? पहले यहाँ अब जैसे हमने एक्सटर्नल थ्रेट देखा कि वॉर होती है डायरेक्ट कंट्री में, तो वैसे उसकी सॉवरेनिटी को हर्ट होता है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट होती है। नाउ वी कम्स टू द इंटरनल थ्रेट। ऐसा नहीं है कि कंट्री के अंदर कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होती है। ये सिविल वॉर क्या होता है? देखिए, एक वॉर होता है, एक सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर का मतलब सिंपल सा है, जब कंट्री के अंदर में ही इनर टर्मॉइल हो, ठीक है? अगर अंदर में ही सिचुएशन खराब हो जाए, तो आपस में ही लोग अंदर में ही लड़ने लग जाएँ, तो उसको कहते हैं सिविल वॉर। ऐसे सिविल वॉर कहाँ हो सकता है? सिविल वॉर श्रीलंका में हुआ था। ठीक है? श्रीलंका में हुआ था जब सिन्हाला वर्सेस तमिल हो गया था। ठीक है? तो उसको सिविल वॉर कह सकते हैं। और प्री कंडीशन आता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज़ इर्रेलेवेंट इफ अ नेशन फेसेस सीवियर इंटरनल टर्मॉइल। मतलब इंटरनल टर्मॉइल अगर बहुत ज़्यादा फेस कर रही है, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी इर्रेलेवेंट हो जाती है कंट्री के लिए। इंटरनल पीस एंड ऑर्डर आर एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर अ स्टेट टू फोकस ऑन एक्सटर्नल थ्रेट। पहले अगर आप घर को बचाइएगा, तब तो आप बाहर से डिफेंड कीजिएगा। जैसे इंडिया भी अगर आपको आज अगर एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया भी आज के टाइम पे बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फेस कर रहा है। जैसे हम फेस कर रहे हैं, हम करंटली क्या फेस कर रहे हैं? हम नक्सलिज़्म फेस कर रहे हैं। ऐसे तो नक्सलिज़्म बहुत हद तक को हम करने में कामयाब हो गए हैं, इसको काउंटर करने में, पर स्टिल छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में नक्सलिज़्म है। हम जे-एंड-के में टेररिज़्म फेस कर रहे हैं, ठीक है? हम हमारा ये इनर टर्मॉइल है इंडिया के अंदर, जे-एंड-के में। हम इंसर्जेंसी फेस कर रहे हैं, हम इंसर्जेंसी फेस कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, ठीक है? पार्ट्स में। अब ये टर्म्स क्या होते हैं? देखिए, नक्सलिज़्म तो ये एक टर्म है जो नक्सलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से एक मूवमेंट चला था, पीपल का मूवमेंट। ये जनरली कम्युनिस्ट फोर्सेस होती हैं, ठीक है? जो रेडिकल मेजर्स को डिमांड करती हैं और रिजीम चेंजेस की बात करती हैं, ठीक है? टेररिज़्म तो आप जानते हैं, टेररिज़्म का डेफिनिशन बिल्कुल क्लियर है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं ये लोग रिजीम चेंज के लिए। और आता है अब इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी भी तख्ता-पलट का ही होता है कि जब आप पीसफुल मीन्स से ना होके आप अनपीसफुल मीन्स से करंट गवर्नमेंट या रिजीम को चेंज करना चाहते हैं, इसको इंसर्जेंसी कहते हैं, ठीक है? तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज़ इर्रेलेवेंट, ठीक है? अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है? बाहर कंट्री दूसरी कंट्री हो गई थी। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर की सिचुएशन में यूएसए के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बन गया था? यूएसएसआर बन गया था। और यूएसएसआर के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होता है? यूएसए बन गया था। तो ये अंदर अपने अंदर में इनर टर्मॉइल थे, उसको कम फोकस किया, तो उनके अंदर इनर टर्मॉइल हो कम रही थी, या हो भी रही थी तो इस पे कम फोकस कर रहे थे, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल थ्रेट ज़्यादा बड़ा था। ठीक है? तो जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट वांटिंग टू ब्रेक अवे, जैसे हुआ था सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सिविल वॉर एंड कम्युनल वायलेंस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह है। ठीक है? इंडिया को इन सब इंटरनल चैलेंजेस फेस करने पड़े। सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। सिविल वॉर इंडिया के अंदर अभी तक तो नहीं हुआ है। कम्युनल वायलेंस इंडिया में होते रहे हैं टाइम टू टाइम, और इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही है 90s के दौरान। ठीक है? तो इंडिया ने भी इनर टर्मॉइल फेस करा है। फिर आते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ऊपर, कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होता है? यहाँ हम बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में। जैसे आपने पढ़ा अभी प्रीवियस स्लाइड्स में, हमने क्या पढ़ा? हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा नेशन स्टेट के बारे में, कि नेशन स्टेट एक तो इंटरनल सिक्योरिटी को फेस कर सकता है, इंटरनल टर्मॉइल फेस कर सकता है, जहाँ इंटरनली कुछ ग्रुप सेपरेटिस्ट ग्रुप, ठीक है, सेपरेटिज्म की मांग करने लग जाए, ठीक है, और कंट्री में एक एक वायलेंट मूवमेंट क्रिएट हो जाए, ठीक है, या तो एक एक्सटर्नल स्टेट आपके ऊपर डायरेक्ट वॉर कर सकता है, जिससे आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, उन सबको डायरेक्ट वायलेशन उसका खतरा होगा।
ठीक है? तो हम इंटरनल टर्मोइल देखा, एक्सटर्नल देखा। अब यहाँ हम देखेंगे ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है? फोकस इज़ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि आज के टाइम पे मैंने आपको जैसा बोला कि वॉर से जितने लोग नहीं मर रहे हैं, उतने लोग गरीबी से मर रहे हैं, उतने लोग नेचुरल डिज़ास्टर से मर रहे हैं। नेचुरल डिज़ास्टर से जैसे सुनामी आती है, आपने सुना है कि बहुत सारे लोग सुनामीज़ में मर जाते हैं, ठीक है? अर्थक्वेक आता है, जैसे अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक में मर जाते हैं। तो उसमें उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एडेक्वेट मेजर्स नहीं ले पाती उसको प्रिवेंट करने में, या अगर अगर जैसे अब सुनामीज़ वगैरह इसको प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता, पर अगर ये आया है तो हम क्या वेल प्रिपेयर्ड हैं उससे डील करने में? तो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान कैसा है? तो वो बहुत मैटर करता है ह्यूमन सिक्योरिटी को और उस थ्रेट को टालने में। ठीक है, ताकि आप पीपल का प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन हो रहा है, नॉट जस्ट द स्टेट। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। थ्रेट इंक्लूडेड हंगर, डिजीज। देखिए, ये भी एक थ्रेट ही है, ये भी डर है। जरूरी नहीं है मारना और वॉर ही एक डर होता है। ठीक है, डिजीज और नेचुरल डिजास्टर विच किल मोर पीपल देन द वॉर्स। ठीक है, आपने देखा कोविड का टाइम आया, अभी कोविड का जो एपिडेमिक आया था, ठीक है, कोविड का आया था एपिडेमिक, ठीक है, उसमें आपने देखा कोविड-19 जो आया था, उसमें बहुत सारे लोग मरे। ठीक है, तो डिजीज ज्यादा लोगों को मार सकती है एज कम्पेयर टू वॉर। हंगर, भूखमरी जो होती है वो ज्यादा लोगों को मार सकती है। अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हंगर बहुत ही ज्यादा सीवियर है, हंगर, लोग बहुत भूखे मर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर है, जैसे आप देखते हैं नेचुरल डिजास्टर जापान जैसी कंट्रीज हुई, ठीक है, इंडिया के भी कुछ ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर सुनामीज हर साल आते हैं और कितने हजार लोग, कभी कभी 500 लोग, 800 लोग मर जाते हैं। ठीक है, इसको मोर पीपल इन द वर्ल्ड ना, तो उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट को एडिक्वेट मेजर्स लेने पड़ेंगे टू काउंटर दिस इफेक्ट्स। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इमर्ज इन द 1990 एज अ रिस्पॉन्स टू थ्रेट दैट नो सिंगल कंट्री कैन सॉल्व अलोन। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी में हम कुछ ऐसी चैलेंजेस जो एक इंडिविजुअल कंट्री, ठीक है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल, या मतलब कोई भी कम्युनिटी सोसाइटी अकेले डील नहीं कर सकती। यहाँ पूरे ग्लोब को, ठीक है, पूरे पूरे अर्थ को साथ आना पड़ेगा उससे डील करने के लिए। इससे प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी प्रॉब्लम बन गई है आज के टाइम पे जिससे एक सिंगल कंट्री डील नहीं कर सकता। क्यों नहीं डील कर सकता? इनकेपेबल क्यों है? क्योंकि अगर सपोज कीजिए, अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग से डील करने के लिए आपने बहुत सारे प्लान्स बना लिए, आपने बोले कि हमारे कार्बन एमिशन जो है, हम कार्बन एमिशन को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, हम कार्बन एमिशन को अपनी कंट्रीज के अंदर डिक्रीज कर देंगे, और आपका नेबरिंग कंट्री ये काम कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर आपका नेबरिंग कंट्री बोलेगा हम तो अपनी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है उतनी स्पीड में रखेंगे और हमारा कार्बन एमिशन पे हमारा कोई पॉलिसी नहीं होगा, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो उस एरिया का जो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस कलेक्शन होगा वो स्टिल बढ़ रहा होगा, क्योंकि आपका नेबरिंग कंट्री काफी ज्यादा रिलक्टेंट है आपके इस मिशन में आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसा हमें ग्लोबल हैंड की जरूरत चाहिए हमें, मतलब एक साथ 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 आते हैं और साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म। टेररिज्म भी आज के टाइम पे ऐसा चीज़ बन गया है जो एक कंट्री सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो सारी कंट्री को साथ मिलकर टेररिज्म को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? टेररिज्म ऐसी चीज़ हो गई है। हेल्थ एपिडेमिक्स, एड्स, बर्ड फ्लू एंड ओशन पॉल्यूशन। ठीक है? इसमें ये कलेक्टिव मेजर्स माँगती है। ठीक है? ये कलेक्टिव मेजर्स माँगती है और ये म्यूचुअल म्यूचुअल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन का डिमांड करती है ये सारी चीज़ें। ठीक है? क्योंकि जब तक कंट्री कोऑपरेट नहीं करेगी और कलेक्टिव स्टेप्स नहीं दिखाएगी तो ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक है? अब आते हैं न्यू थ्रेट। जैसे न्यू न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं। इट्स लाइक टेररिज्म एंड राइट्स पे। ठीक है? टेररिज्म पहले होता क्या है? इसकी हम अगर बेसिक डेफिनिशन समझते हैं तो पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियन डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली इट एम्स टू क्रिएट टेरर टू चेंज अ पॉलिटिकल रेजिम और पॉलिसी। देखिए ये जो टेररिज्म का डेफिनेशन है ना, वो सिविलियंस को, ये लोग नॉन कॉम्बिटेंट्स को, ठीक है, सिविलियंस जो होते हैं जिनके पास हथियार नहीं होते हैं, उनको ये लोग पर्पसफुली डेलिबरेटली टारगेट करते हैं और इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट करते हैं। और ऐसा टारगेट क्यों किया जाता है? इसका देखिए, जैसे टेररिज्म में बोलते हैं टेरर, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर वो लोग टेरर, एक दहशत फैलाना चाहते हैं, और वो दहशत फैला के ताकि वो लोग घर से बाहर ना निकले, ताकि वो लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को रिज्यूम ना कर पाएँ, ठीक है? अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को ना कर पाएँ। जिससे क्या होगा? एक डर का माहौल होगा, एक टेरर का एक पूरा का पूरा एक माहौल होगा, एक एनवायरनमेंट होगा, और जिससे वो पॉलिटिकल रेजिम और चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर में, पाकिस्तान, हम हमेशा हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और उनके प्रॉपर मिनिस्टर बोलते हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। क्या होता है ऐसे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है? यहाँ पाकिस्तानी स्टेट क्या करते हैं, इसको प्रॉक्सी वॉर की तरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है? इसको प्रॉक्सी वॉर की तरह देखा जाता है आज के टाइम पे, जब कंट्री डायरेक्ट वॉर ना लड़के इनडायरेक्टली मेथड से वॉर लड़ती है दूसरे कंट्री से। तो पाकिस्तान क्या करता है ना, स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड करता है, ठीक है? पाकिस्तानी क्या करता है, टेररिस्ट को बोलते हैं कि हथियार लीजिए, ये लीजिए, और इंडिया पे इन्फिल्ट्रेट कीजिए नॉर्दर्न बॉर्डर्स के द्वारा, और करके फिर इंडिया में जाके कहर मचाइए। ठीक है? और पॉलिटिकल चेंज करने की बात करते हैं या आज़ादी की बात करते हैं। जेएनके में ये सारी की सारी जो थिंग्स हैं, ये डर फैलाने का। आप बताइए कौन ऐसा देश या कौन ऐसा मुल्क आज़ाद हुआ है हथियारों के दम पे? अगर हथियारों के दम पे आज़ाद हुआ भी है तो कितने लंबे समय तक हथियारों के दम पे चला है? क्योंकि अगर एक कंट्री हथियारों के दम पे आज़ाद हो गया, तो लंबे समय तक हथियारों के दम पे नहीं चल सकता। ये इट इज़ अ वेरी ट्रू थिंग। तो अगर वो चाह रहा है तो बस उसका एक पॉलिटिकल रिजिम और पॉलिसी को चेंज करने का ही काम, ठीक है? और अब टेररिज्म एक रिलीजन से भी काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड रहा है, ठीक है? फिर आते हैं ह्यूमन राइट्स पे। यूनिवर्सल राइट, ऑल ह्यूमन्स आर एंटाइटल्ड टू पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल राइट, राइट टू कॉलोनाइज़। अब कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जो यूनिवर्सली सारे लोग, जैसे उनके पास पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली होनी चाहिए, ठीक है? इकोनॉमिक, सोशल राइट्स होने चाहिए, लाइक राइट टू फूड, एजुकेशन होनी चाहिए। बेसिक राइट है जो सारे ह्यूमन को एंटाइटल्ड होना चाहिए, एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो सबके पास होनी चाहिए, ठीक है? राइट टू कॉलोनाइज़, राइट्स ऑफ कॉलोनाइज़्ड, राइट्स ऑफ इंडिजिनस माइनॉरिटीज़ जो है, इंडिजिनस माइनॉरिटीज़, उनके उनके पास राइट्स होने चाहिए, उनके खुद के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है? अब आते हैं न्यू थ्रेट्स, पॉवर्टी, माइग्रेशन एंड हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में।
ग्लोबल पॉवर्टी क्या होती है? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन द ग्लोबल साउथ, ठीक है? हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की बात करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, रैम्पेंट पॉवर्टी है, गरीबी है। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। अब गरीबी कैसे है? क्योंकि यहाँ लो ग्रोथ रेट है, ठीक है? इन द नॉर्थ क्रिएट्स अ वेल्थ गैप लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। ये रीजन सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है और इंस्टेबिलिटी यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। इससे क्या होता है? लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है? लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इससे लो इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है ना? अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, लोग कमाते नहीं है, लो इनकम रहता है। ये लोग और ज़्यादा कोई और ज़्यादा क्या कहते हैं? लड़ाई वगैरह में, कॉन्फ्लिक्ट में फँसते हैं, ठीक है? ये लोग और क्राइम करते हैं और धीरे-धीरे ये क्या होता है? ये पूरा एक साइकिल होता है ये पॉवर्टी का, ठीक है? तो लोग और क्राइम में इंडल्ज होते हैं, लोग और गलत काम करते हैं। जिससे कंट्री ओवरऑल वो कंट्री लेस डिज़ायरेबल हो जाती है रहने के लिए, ठीक है? फिर आते हैं एक अनदर फैक्टर पे, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल फैक्टर है माइग्रेशन। रिफ्यूजी जो होते हैं फोर्स्ड टू फ्ली वॉर या डिज़ास्टर, अगर किसी दूसरे एक कंट्री में वॉर हो रही है, जैसे लाइक अफ़गानिस्तान, ठीक है? अफ़गानिस्तान का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अफ़गानिस्तान में जब वॉर हो रही थी तो अफ़गानिस्तान से लोग भाग-भाग के दूसरे कंट्रीज़ में गए, ठीक है? लोग इंडिया आए, लोग यूएस गए, अलग-अलग कंट्रीज़ में क्योंकि वो कंट्री वो डिज़ायरेबल ही नहीं था, वहाँ रह ही नहीं पाते थे लोग वॉर और डिज़ास्टर के चक्कर में। माइग्रेंट आते हैं, वॉलंटरीली मूव करते हैं एक बेटर लाइफ़ के इसमें होप में, ठीक है? इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्ट करता है रिफ्यूजी को, पर स्टेट आर वेरी ऑफ माइग्रेंट। अब कहते हैं स्टेट्स क्यों वेरी होती है माइग्रेंट से? सपोज़ कीजिए आपके कंट्री में माइग्रेंट आ गए, ठीक है? आपके कंट्री में आ गए माइग्रेंट, अब आपको भी तो अपने रिसोर्सेज़ उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे। अगर आप जनाब उनके साथ रिसोर्सेज़ शेयर कर रहे हैं, तो आपके जो सिटीज़न है, ठीक है? आपके जो सिटीज़न है, जो एंटाइटल्ड है उन रिसोर्सेज़ के लिए, ठीक है? वो भी तो डिमांड करेंगे कि आप हमें वो रिसोर्सेज़ हमारी रिसोर्सेज़ का ज़्यादा डिवीज़न हो रहा है और वो लोग हम हमें ज़्यादा हक है उस कंपेयर टू, तो ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक होता है। पर यूनाइटेड नेशन जो होता है वो कहता है कि हम आपको माइग्रेंट को रिसीव करना चाहिए, पर हर कंट्री की अलग-अलग पॉलिसी रही है माइग्रेट को लेके, माइग्रेशंस को लेके। इवन हमारी कंट्री में तो वॉर हो गई है माइग्रेशन को लेकर 1971 में जब इस पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा माइग्रेंट आ गए थे तो इसी के चक्कर में इंडिया को एक वॉर लड़नी पड़ गई थी। ठीक है, फिर आते हैं हेल्थ इफेक्ट लाइक डिजीज़ लाइक एचआईवी, एड्स हो गए, इबोला एंड कोविड-19 ये ऐसी डिजीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कहर मचाया है दुनिया भर में और बहुत लोग मरे हैं इस एचआईवी, एड्स से, इबोला से जो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैला था, कोविड-19 से तो पूरी दुनिया में फैला, लोग परेशान थे। ठीक है, बॉर्डर्स ड्यू टू स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस बॉर्डर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहाँ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। अब इनको कैसे डील करना है? इनको डील करना है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जैसे कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइजेस दैट मिलिट्री फोर्स कैन नॉट सॉल्व नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। अब जैसे पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, इसको क्या फ़ोर्स सॉल्व कर सकती है? नहीं, यहाँ फ़ोर्स इस काम नहीं आ सकती। यहाँ कॉन्सेप्ट की, यहाँ एक म्यूचुअल म्यूचुअल कंसेंसस की ज़रूरत है, यहाँ पर एक एग्रीमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या किसकी ज़रूरत है? यहाँ पर कोऑपरेशन की ज़रूरत है पूरे इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस की, पूरे अलग-अलग कंट्रीज़ की। कोऑपरेशन कैन बी बायलैटरल 2 कंट्रीज़ के बीच में हो सकती है, रीजनल हो सकती है, एक जैसे साउथ एशियन रीजन में हो सकती है, ग्लोबल हो सकती है, यूएन और डब्ल्यूएचओ के द्वारा। फिर आते हैं डिसआर्मामेंट के थ्रू, ठीक है? स्टेट गिविंग अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स अगर हम स्टेट सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स को गिव अप कर दे तो जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ 1972 में कि हम एक कंट्री में बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1992 में हुआ, जिससे कंट्री डिसआर्म करती है और कुछ जो बड़े-बड़े वेपन्स हैं जिससे एक साथ ही लोग मर सकते हैं बहुत ही बड़े अमाउंट ऑफ उसको डिसआर्म करी जाती है कंट्री में। जैसे हम सॉल्ट वॉल्ट लॉ ये जो सॉल्ट है स्ट्रेटेजिक आर्म्स ठीक है, लिमिटेशन ट्रीटी वगैरह आई, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ वगैरह आई इसमें ठीक है, तो अलग-अलग ट्रीटीज़ आई जिससे ट्राई किया गया आर्म्स कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? अब इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या आ रही है? 4 कंपोनेंट डिस्कस करते हैं फटाफट। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को हमेशा स्ट्रेंथन करता है कैसे? प्रोक्यूर करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चर करता है इंडिजिनसली, ठीक है? तो उससे क्या करता है धीरे-धीरे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर रहा है इंडिया रेगुलरली। क्यों? क्योंकि इंडिया को चाइना और दूसरे बॉर्डर पे पाकिस्तान फेस करना पड़ता है और इंडिया कॉन्स्टेंटली एक फियर ऑफ वॉर में रहता है हमेशा से, कभी भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स इंडिया सपोर्ट करता है एशियन सॉलिडारिटी को, डिकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करता है और यूएन के एक इंटरनेशनल रिजिम को सपोर्ट करता है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी अगेंस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर। अलग-अलग रीजन में इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हुए हैं, उसको इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया मेंटेन करके रखता है, ठीक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू इंश्योर ह्यूमन सिक्योरिटी एंड रिड्यूस क्लास इनइक्वालिटीज़ और इंडिया के रेगुलर प्रयास रहे हैं कि लोगों को गरीबी से, रैम्पेंट पॉवर्टी से उठाया जा सके, ठीक है? ये स्ट्रैटेजिक डिटरेंस है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी है, इकोनॉमिक मैरीटाइम साइबर फूड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी, ये सारी हैं इंडिया की सिक्योरिटी कंपोनेंट्स, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल ऑप्शन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है? यहाँ की पॉइंट्स हैं, फोकस देखिए। ट्रेडिशनल का क्या फोकस होता है? स्टेट टेरिटरी पे, नॉन ट्रेडिशनल का किससे फोकस होता है? इंडिविजुअल और ह्यूमैनिटी पे। थ्रेट क्या होता है? ट्रेडिशनल डील करता है मिलिट्री एग्रेशन से, डायरेक्ट फोर्स से, नॉन ट्रेडिशनल डील करता है हंगर से, डिजीज से, टेररिज्म से। मीन्स क्या होता है? ट्रेडिशनल यूज़ करता है फोर्स को, डिटरेंस को, नॉन ट्रेडिशनल क्या यूज़ करता है? कॉपरेशन को यूज़ करता है, डेवलपमेंट को यूज़ करता है, ठीक है? फिर स्कोप पे आते हैं। ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक होता है, नॉन ट्रेडिशनल ग्लोबल ह्यूमन सेंट्रिक होता है, ठीक है? फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ गया, एनालाइज द 4 ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सीबीएसई में बार-बार पूछा जा चुका है। इंट्रोडक्शन दीजिएगा आपकी स्टेट इंडिया क्या-क्या ट्रेडिशनल जैसे इंडिया आप दीजिएगा कि इंडिया अपने क्या कहता है, इंडिया अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान को फेस करता है और ईस्टर्न बॉर्डर पे चाइना को फेस करता है और ये दोनों एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं इंडिया के, ठीक है? और पॉइंट मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसे इंडिया करता है अपनी रेगुलर इंडिया अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ करता है बाय रेगुलर एक्सरसाइजेस, बाय डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, ठीक है? बाय एडिंग अप इट्स मिलिट्री टाइज विद अनदर कंट्रीज, ठीक है? फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी प्रमोट करता है। इंडिया बात करता है एक मल्टीलैटरल क्या कहता है सिस्टम की जहाँ सारी कंट्रीज एक साथ काम करें, ठीक है? एक कोऑपरेशन में काम करें। फिर इंडिया इंटरनल यूनिटी को भी बनाए रखता है, जैसे लाइक नक्सलिज्म को कंट्रोल करता है, इंसर्जेंसी को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कंट्रोल करके रखता है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को। ठीक है, फिर इंडिया अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देता है और ट्राई करता है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कर्व किया जा सके और कंक्लूजन दीजिएगा कि ये जो मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी है, यही इंडिया का स्ट्रैटेजी है ताकि इंडिया जो अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को जो ह्यूमन सेंट्रिक और नेशनल सेंट्रिक दोनों को कवर किया जा सके। ठीक है, थैंक यू फॉर
और बिल्कुल डू कमेंट गाइस कि आपको क्या अच्छा लगा और हम मुझे क्या और इनक्लूड इनकलकेट करना चाहिए अपने